तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज आपको कायदे से 2 कहानियां सुनाऊंगा। मे भी आप में से कई लोग ऐसे हो जो दोनों कहानियां जानते हो। एक तो शायद 80% लोग जानते होंगे जो कुछ टाइम पहले हुआ था, लेकिन दोनों कहानियों को सुनाने का जो मकसद है, जो चीज़ें छुपी हैं, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और इससे हर किसी इंसान को सीखने की ज़रूरत है। चूँकि करता कोई है, झेलना किसी को पड़ता है और रिजल्ट जो होते हैं वो पूरे देश के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। कुछ टाइम पहले बहराइच की बात है। दुर्गा पूजा लगा था, उसके बाद मूर्ति विसर्जन करना था। शासन प्रशासन ने ये कहा कि अगर तमाम लोग एक साथ अपने जुलूस को लेकर निकलें, जैसे 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 6 गांव, मोहल्ले, अलग अलग जगहों पे छोटे बड़े पैमाने पे लोग दुर्गा पूजा लगाते हैं। जहाँ दुर्गा पूजा लगता है पूरी कमेटी, वहाँ के आसपास के तमाम श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। प्रशासन ने कहा कि अगर तमाम लोग एक साथ जाएं तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी, मैनेज करना सही होगा। लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद प्रशासन निकलता है, इधर जुलूस निकलता है, गाने बजते हैं, डांस होता है। अब इसमें अलग अलग पहलू हैं और अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, तो मैं आपको दोनों पहलू बता देता हूँ। पहला पक्ष ये कहता है कि बस नॉर्मल गाने बज रहे थे, इसी दौरान जो मुस्लिम पक्ष है वो पत्थरबाजी करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे दंगा फसाद शुरू हो जाता है और अंत में एक लड़का जिसका नाम था राम गोपाल मिश्र, उसको मुस्लिम वाली भीड़ खींच के लेके जाती है, उसको पीटती है, टॉर्चर करती है, नाखून उखाड़ती है, करंट लगाती है और फिर उसको कट्टे से गोली मार देती है। राम गोपाल की मौत हो जाती है। पुलिस तक ये लोग जाते हैं, पुलिस कोई इंसाफ नहीं करती, इन लोगों पे लाठीचार्ज करती है। धीरे धीरे मामला बड़ा होता है, आगजनी होती है, दंगे होते हैं, कई गाड़ियां जला दी जाती हैं, शोरूम जला दिए जाते हैं। पूरे देश में इस घटना की गूंज होती है। फिर जांच पड़ताल शुरू होती है और पुलिस वाले उन आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो मुस्लिम पक्ष कहता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जुलूस आया कोई बात नहीं, सबकी अपने व्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सकता है। गाने भी बज रहे थे, अजान का वक्त था। इसी दौरान कुछ लोग ऐसे गानों को चलाते हैं जिसमें पाकिस्तान को गाली देने के साथ साथ मुसलमानों को भी गाली दी जा रही थी। इसी वजह से हमने कहा कि अजान और नमाज का वक्त है और आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, तो ऐसे गानों को बंद कर दीजिए। इसी दौरान हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं कि नहीं, गाना नहीं बंद होगा। फ़ौरन कहा सुनी होती है, हाथापाई होने लगती है। तभी जो राम गोपाल मिश्रा है वो घर की छत पे चढ़ जाता है, दीवार को गिराता है, झंडा तोड़ता है। गुस्से में आके इन लोगों ने गोली मार दी। अब ये तो रही कहानी का दोनों पक्ष का अपना अपना पहलू। इसके बाद फिर धीरे धीरे मामला गंभीरता से लिया जाता है। फिर दंगे फसाद शुरू होते हैं। दोनों ही पक्षों ने माना कि कुछ लोगों के नुकसान हुए, कई गाड़ियां जली। दोनों ही पक्षों ने माना कि गोली चलाई गई, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई। दोनों ही पक्षों ने माना कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। हालांकि दोनों ये कह रहे हैं कि सामने वाले की गलती है। अब आपको एक दूसरी कहानी बताता हूँ। कहानी आज से लगभग 6-7 साल पहले की है। बात साल 2018 की है। साल 2018 में एक जगह लगती है कासगंज, और बड़ी चर्चा में थी साल 2018 में ये जगह। कासगंज में एक 20 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम था चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता ठीक ठाक परिवार से संबंध रखता था, बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, लास्ट ईयर था उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था विवेक। बैंक में उसकी ठीक ठाक नौकरी थी। इस वजह से तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। एक उम्मीद थी कि बड़ा भाई बैंक में और छोटा भाई भी बीकॉम कर रहा, तो वो भी ठीक ठाक जॉब पा जाएगा। 20 साल की उम्र, नया नया जोश, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत। इसी दौरान 26 जनवरी आता है। जब 26 जनवरी आता है तो फिर ये लोग प्लान करते हैं। जहाँ खासकर चंदन पढ़ता था वहाँ के कुछ लोग, आसपास के कुछ खास दोस्त, विवेक जो बड़ा भाई था, इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना तिरंगा यात्रा निकाली जाए। अब तिरंगा यात्रा का मतलब क्या कि एक हाथ में तिरंगा हो और बाइक से एक रैली निकले, 100-150 लड़कों की भीड़ हो, तमाम लोग देखें, वीडियो बने, यूट्यूब, इंस्टा पे एक अच्छा संदेश जाए कि देश के लोग कितने
देशभक्त है। अब ये प्लान बना, मौका भी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, 19-20 साल की उम्र थी। घर परिवार वालों ने कहा कि जाओ भाई सब लोग करो। इसके बाद चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और साथ में सैकड़ों लड़के तिरंगा को लेके अपने हिसाब से गाना गाते हुए, डांस करते हुए निकलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक कॉलेज है, राजकीय बालिका कॉलेज, वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं फ़ौरन कुछ लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा नहीं होगा। अब ये बात जब ये लोग बोलते हैं तो फिर इधर चंदन हो, बाकी लोग हो, बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई हिंदुस्तान है, भारत है, गणतंत्र दिवस का मौका है, 26 जनवरी है, आज नहीं होगा तो कब होगा। इन लोगों ने कहा क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा बस नहीं होगा, और ये जो गाने वाने बजा रहे हो ये गाने बंद कर दो। अब ये लोग भी थोड़ा नाराज़ हो गए कि यार हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी दिक्कत कि हम ना बजाएं। इन्होंने भी मना कर दिया। सामने जो भीड़ थी उसने फ़ौरन इन लोगों से झंडा छीनना शुरू कर दिया और उस झंडे को ज़मीन पे पटक दिया। अब ऐसे हिंदुस्तानी जब आपके सामने आपका झंडा इस तरह से अपमानित हो तो फिर क्या किया जाए। फ़ौरन ये लोग नाराज़ होते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान एक शख्स था जिसका नाम था सलीम, अपने पास से तमंचा निकालता और तमंचा निकाल के गोली चला देता है। गोली सीधा चंदन को लगती है। चंदन चूँकि सबसे आगे था, गोली उसको लगी। जैसे ही गोली की आवाज़ तमाम लोगों ने सुनी, भगदड़ मच गई। सैकड़ों लड़के जो थे अपनी जान बचा के भागते हैं। इधर विवेक जैसे तैसे करके अपने भाई को वहाँ से खींच के बाहर लेके आता है, भाग के पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ से मदद मांगता है, चूँकि कासगंज पुलिस स्टेशन थोड़ा दूर पे ही था। उसके बाद इसको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल ये लोग जाते हैं, पता चलता है कि चंदन की मौत हो गई। अब ये बात जैसे ही तमाम लोगों को पता चली, लोग अच्छे खासे नाराज़ हो गए। जितने हिंदुत्ववादी संगठन थे ये तमाम लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होता है। हफ्तों तक पूरा इलाका बंद रहता है। कासगंज में न जाने कितनी दुकानें जला दी गई, न जाने कितनी गाड़ियां फूंक दी गई। तमाम लोग इस धरने पे बैठ गए कि इंसाफ हो। उसके बाद तब पुलिस हरकत में आई, जांच पड़ताल शुरू की गई। तो टोटल 30 लोगों के नाम है। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। इन 30 लोगों में जो मेन था उसका नाम था सलीम, दूसरा था वसीम और तीसरा था नसीम। तीनों एक घर के थे। उसके बाद असलम, आसिक, जाहिद, तौफीक और साकिल। ऐसे ऐसे करके टोटल 28 से 30 लड़कों का नाम आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा। अब फौरन जब इन लोगों का नाम मिला और चूंकि तमाम वीडियोस थे, सब कुछ था, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी, पुलिस वाले अब इनको गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब चूंकि मामला कई चीज़ों का था। पहला तो हत्या हुई थी 302, दूसरा तिरंगे का अपमान किया गया था, तो एक अपराध ये हो गया। तीसरा किसी की बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, ये तो मान लीजिए अब उस हिसाब से जोड़ें तो छोटा मोटा ही है। देशद्रोह भी लग सकता था। इन तमाम गहरे आरोपों के साथ इनको अरेस्ट किया गया। चार्जशीट बनाई गई, जो कुछ हुआ था वो तमाम चीज़ें बताई गई। फिर मामला कोर्ट में गया। अब चंदन का जो बड़ा भाई था विवेक, बैंक में नौकरी करता था। इधर जो माँ बाप, उनका 20 साल का बेटा गोली से मार दिया गया तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान, तो वो माँ बाप बेचारे इंसाफ की भीख मांगने के लिए दर बदर भटकते रहे। इधर जो ये लोग थे फौरन भाग के हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट ने इन लोगों को राहत भी दे दी। इसके बाद जब ये बात माँ बाप को पता चली कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ, देश के झंडे के लिए हुआ, फौरन ये बेचारे गांधी जी की मूर्ति के सामने धरने पे बैठे। जब धरने पे बैठे, मीडिया कवरेज हुआ। हम लोग मीडिया को चाहे जितनी गालियां दे दें, लेकिन हाँ, अगर मीडिया ना हो तो बहुत सारी बड़ी घटनाएं हैं जिस पे कुछ ना हो। इसके बाद बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे, फिर तमाम जांच पड़ताल किया गया। तब इस मामले को एनआईए कोर्ट में शिफ्ट किया गया। जब एनआईए कोर्ट में शिफ्ट किया गया, सोचिए सैकड़ों लोगों के सामने हत्या हुई थी, झंडे का अपमान हुआ था, अपने देश में तिरंगा यात्रा निकालने से रोका गया था। इसके बावजूद 6 सालों तक मुकदमा यूं ही घसीटता चला गया। लगातार मुकदमा
इधर से उधर, उधर से उधर। इधर सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह लगाने से मना कर दिया और कहा कि इनके ऊपर देशद्रोह नहीं लगना है। इसके बाद 7वें साल यानी इस साल इस पूरे केस का फैसला आया और इस केस में 30 में से 28 लोगों को दोषी माना गया, वो भी तमाम अपराधों में। देशद्रोह को छोड़ के तिरंगे का अपमान और भी दो तमाम गहनी ऐसी धाराएं जो किसी इंसान पे अगर कायदे से लग जाएं तो उसे खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अगर देशद्रोह तक लग जाए तो। इन तमाम धाराओं को लगाने के बाद फिर सज़ा सुनाई गई और आज फाइनली इस केस में सजा आई। सजा ये थी कि इन लोगों ने जानबूझ के झंडे का अपमान किया, इनको देश के झंडे से प्यार भी नहीं है और इन्होंने जानबूझ के पूरे प्लान के तहत हत्या की। इस वजह से इनको ताउम्र उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये जब फैसला हुआ, जो इस चंदन गुप्ता के माता पिता थे बेचारे हाथ में तिरंगा लेके फिर खड़े थे, यानी आज भी उनको अपने देश के तिरंगे से इतना प्यार है, आज भी इस देश के लिए दूसरा चंदन गुप्ता देने को तैयार है। इस पूरी लड़ाई में जो विवेक था बेचारा, चूँकि बार बार कोर्ट में पेशी होती थी, बार बार जाना पड़ता था, उसकी बैंक की नौकरी छूट गई, उसका कोई सहारा नहीं है। दोबारा नौकरी कैसे मिलेगी इस टाइम हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद ये तमाम चीज़ें हुई। अब आपको मैंने दोनों कहानियाँ क्यों बताई, इसका मतलब आप समझिए। सलीम, वसीम, नसीम, असलम, आशिक, जाहिद, तौफीक, साकिब और भी लगभग जो 22-23 लोग बचे, वो तमाम लोग एक ही समुदाय से थे। साथ ही जो बहराइच वाली घटना बताई, वहां भी तमाम लोग एक ही समुदाय से थे। दोनों ही समुदाय का अपना एक पक्ष है। बहराइच वालों में भी लोगों ने कहा कि इधर गाली गलौज और उल्टे सीधे गाने, इधर इन लोगों ने भी यही कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है और ये चीज़ समझनी चाहिए, इनको जो वीडियोस दिखाए जाते हैं, ये जिन चैनलों को फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें पूरी गलती हमारे देश की सरकार की है और शुरू से लेकर अब तक इनको हमेशा से ही मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, इनकी शिक्षा इनसे छीन ली गई, इनको जानबूझ के ये दिखाया गया कि नहीं तुम मदरसे में ही पढ़ो, तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ो, तुम अच्छे डिग्री कॉलेज, तुम अच्छे कॉलेज में मत जाओ। इसका खामियाजा ये हुआ कि इनके दिमाग पे वोट बैंक के लिए इनको तैयार किया गया, लेकिन अब इनके दिमाग पे एक ऐसा घेरा डाल दिया गया है कि इस देश में तुम्हें खतरा है, इस देश में तुम सही से नहीं रह सकते, इस देश में तुमको मार दिया जाएगा। आज कोई भी बाहरी चैनल आता है, बाहरी छोड़िए, मैं अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों को देखता हूँ जिनकी मेजॉरिटी ऑडियंस मुस्लिम है, वो बाहर से फंड लेके भड़काने का काम करते हैं। उनको अगर ये भी सिखाएंगे कि इस देश से प्यार करो, तो वो साथ साथ ये बताएंगे कि ये देश सिर्फ तुम्हारा है। मासूम जनता भड़क जाती है, बार बार उसको ये बताया जाता है कि ये तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए गलत हैं, ये गाना बजा के तुमको जलील कर रहे हैं। अरे ठीक है, मान लिया कोई गाना उल्टा सीधा था, आपके ही भाई हैं, आप इग्नोर कर दो, एक दिन उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दो, लोग भी जाने कि क्या हो रहा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग इनको भड़काते हैं, इनको आगे भेजते हैं। आप सोचिए, सलीम, वसीम, नसीम, असलम, आशिक, जाहिद, तौफीक, साकिल और भी बाकी जो 27-28 में से बाकी नाम बचे हैं, पूरी ज़िंदगी उम्र कैद हो गई। क्या मिला इनको? माँ बाप, उस दिन मैं देख रहा था, अभी आज की वीडियो है, जो सलीम वसीम की माँ है जिसने गोली चलाई थी, उसकी माँ बात करते हुए मीडिया से बार बार बेहोश हो जा रही है, गिर जा रही है, बार बार अपने आप को कोस रही है कि उस दिन काश मैंने अपने बेटे को रोक लिया होता। सोचिए, एक घर में 3 बच्चे, तीनों उम्र कैद, शायद बाप मरे या माँ मरे, जनाजे की मिट्टी देने आ पाए या ना आ पाए। सोचिए, विदेशी ताकतों के इन्फ्लुएंस में आके जो लोग भड़काने का काम करते हैं, आज ऐसा, अच्छा हमारे इस साइड भी हिंदू पक्ष में भी कई लोग हैं, उनका यही मानना है देश बस हिंदुओं का है, देश बस हिंदुओं का है। आप ये सोचिए, 30 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ मुसलमान को आप कहाँ भेज देना चाहते हैं? और सेम थिंकिंग कुछ लोगों की उधर भी है। जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके दिमाग में ये है कि 100 करोड़ हिंदू गायब हो जाए, ये देश मुसलमानों का है। आपको ये चीज़ हमेशा माननी चाहिए कि ये देश किसी का भी नहीं है तो सबका है, लेकिन किसी के बाप का नहीं है। और अगर आप ये चीज़ नहीं मानेंगे, आए दिन झगड़ा होगा, देश कानून से चलेगा, जो मर गया वो भी ऊपर चला गया, और आप भी पूरी ज़िंदगी परेशान ही रहोगे। हो सकता है आपको सजा आने में देर हो, लेकिन अब
मीडिया इतना आगे है, हर चीज़ व्हाट्सअप से लेके तमाम जगहों पे तैरती रहती है, लोग नज़रें कड़ाए रहते हैं। कोर्ट की भी मजबूरी है कि जल्द से जल्द फैसला दें, और फैसला नहीं भी हुआ तब भी आप जेल में बंद थे, जमानत पे तो कोई बाहर था नहीं। तो ऐसे हाल में फ़ायदा क्या हुआ? आपको बातें बुरी लगी, आप जेल चले गए, पूरी ज़िंदगी अब बैठे रहिए वहाँ। आप चाहे आप जज को गाली दीजिए, चाहे अपने आप को गाली दीजिए, चाहे चंदन गुप्ता को गाली दीजिए, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। फिर से यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी भड़काने पे किसी के ऊपर मत भड़किए, शांति से काम लीजिए। गलत सही आप दो ही ऊपर छोड़ दीजिए, एक अपने देश के कानून पे, एक ऊपर वाले पे। बाकी आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप एग्रेसिव होते हैं, रिजल्ट सामने है, जेल जाएंगे आप, या फिर आपको मार दिया जाएगा। खैर, आज की ये बड़ी अजीब कहानी थी, और इस कहानी को इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबा खींचा ताकि जो समझाना चाहूँ वो आप समझ जाएं। नहीं तो मुझे क्या, रोज़ ऐसी कहानी आप देते रहिए, मेरा भी फ़ायदा है, मैं भी सुनाऊंगा। खैर, कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।